गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को सुप्रभात। जय हिंद। आज जो हम आप सभी को इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं वह विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में पादशाहनामा का योगदान। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पादशाहनामा, जिसे शाहजहां नामा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस क्लास में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो पादशाहनामा है उसमें किसके इतिहास को लिखा गया है या किसके बारे में लिखा गया है, या उनमें या इस कृति में, इस रचना में, इस ग्रंथ में किसके इतिहास के बारे में बताया गया है, और किन इतिहासकारों ने या कौन कौन से इतिहासकारों ने मिल करके इस ग्रंथ को अंतिम रूप दिया। अर्थात कहने का प्रयास यह है कि यह कृति किन किन इतिहासकारों की है। अभी तक के आपने पढ़ा कि जो भी इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखा, किसी शासन काल में खास करके किसी शासक का इतिहास लिखा, तो वो अकेले मिल करके ज्यादातर लिखा। लेकिन आप जब पादशाहनामा देखिएगा तो इसमें आपको कई इतिहासकारों के नाम मिलेंगे जिसको मिल करके कई इतिहासकारों ने लिखा, तब जाकर के यह ग्रंथ पूर्ण हुआ अलग अलग समय में। तो हम इस पर अभी और बात करेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के बाद, मुगल बादशाह जहांगीर के बाद जब मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठा या गद्दी पर आसीन हुआ, तो उसने बाकी शासकों की तरह ही अपने समय का या अपना इतिहास लिखने की या लिखवाने की इच्छा जाहिर की। अपने दरबार में उसने यह कहा कि जिस प्रकार से मुगल बादशाह अकबर ने अपना इतिहास लिखवाया, उसी प्रकार से मैं भी अपने शासनकाल का इतिहास लिखवाना चाहता हूं। इसके लिए उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी की। शाहजहां जब इतिहास लिखवाने की बात करता है शाहजहां जब अपना इतिहास लिखवाने की बात करता है
तो वह यह बात भी इतिहासकारों से कहता है कि मेरा इतिहास उसी प्रकार से लिखा जाए जैसे अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर का इतिहास लिखा है। तो इतिहासकारों को क्या होता है कि जैसा बादशाह का हुक्म मिलता है या आदेश मिलता है उसका वह पालन करने का प्रयास करते हैं। इतिहास जिन इतिहासकारों ने शाहजहां का इतिहास लिखा, उन्होंने अबुल फजल की इतिहास लेखन की शैली को ध्यान में रखकर इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन अबुल फजल जैसा इतिहास लिखने में वह सक्षम नहीं हो पाए। तो ये मैं बता रहा हूं कि कैसे शाहजहां के समय शाहजहां कैसे इतिहास लेखन को शुरू कर रहा है या कैसे वो चाह रहा है कि मेरा इतिहास लिखा जाए। इसी बात को मैं अभी तक के प्रमुख रूप से केंद्रित करना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था। अब क्या है कि आपको अब हम एक क्रम से बताएं कि किन लोगों ने पादशाहनामा को लिखा। तो शाहजहां के शासनकाल का जो इतिहास लिखा गया, सरकारी इतिहास, खास करके सरकारी इतिहास, उसे पादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। और यह पादशाहनामा ग्रंथ प्रमुख रूप से फारसी भाषा में लिखा गया। कह सकते हैं कि इसकी जो भाषा है पादशाहनामा की, वो फारसी में। और मुगल काल में, या कह सकते हैं पूरा मध्य काल में, जो अधिकतर ग्रंथ लिखे गए वो फारसी भाषा में लिखे गए। कुछ ही ग्रंथ हैं जो चगताई तुर्की या अरबी भाषा में लिखे गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकतर ग्रंथ लिखे गए वो फारसी भाषा में लिखे गए। अब पादशाहनामा को किन किन इतिहासकारों ने लिखा, इसको हम बता देते हैं। तो इसमें जो पहला नाम मिलता है पादशाहनामा को लिखने का, उसमें है मिर्जा जलालुद्दीन तबातबाई। इस पेज का मैंने नोट्स बनाया है तो भेज देंगे ग्रुप में, इसलिए आपको यदि कुछ छूट रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पहला पादशाहनामा लिखने वाले इतिहासकार हैं, उनका नाम है मिर्जा जलालुद्दीन तबातबाई। ये जब शाहजहां का इतिहास लिखते हैं तो मात्र 4 से 5 साल का इतिहास लिखते हैं। इनके पादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल का 1632 से 1636 तक का इतिहास मिलता है। इसके बाद आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है फंस जाती है बीच में कभी कभी। बीच में आवाज रुक रही है सर, क्लियर नहीं। बीच में काट। ओके, वो नेटवर्क के कारण हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो जो दूसरे इतिहासकार हुए शाहजहां के शासनकाल में, उनका नाम है मिर्जा अमीनाई कजवीनी या मोहम्मद अमीन कजवीनी।
इन्होंने भी पादशाहनामा लिखा। इनके विषय में एक इतिहासकार हैं हरिश्चंद्र वर्मा, जिनकी किताब है मध्यकालीन भारत। वे लिखते हैं अपनी किताब में कि मिर्जा मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां के शासनकाल के प्रथम सरकारी इतिहासकार थे। हरिश्चंद्र वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां के शासनकाल के प्रथम सरकारी इतिहासकार थे। ओके, इन्होंने जो इतिहास लिखा शाहजहां का, वह 1628 ईस्वी से लेकर के 1637 ईस्वी तक का इतिहास लिखा। 1628 ईस्वी से लेकर के 1637 ईस्वी तक का इतिहास लिखा। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि प्रथम 10 वर्ष का इतिहास मिर्जा अमीन कज़विनी ने लिखा शाहजहां के समय का। उसके बाद इसमें होता क्या है कि जो कज़विनी है, सर आवाज कट रही है। यस सर, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, सर आवाज कभी कभी फंस जाती है सर, नोट भेज दीजिएगा हमें। वेट अ मिनट। तो हम क्या बता रहे थे कि जो हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार जो शाहजहां के शासनकाल के सबसे पहले प्रथम सरकारी इतिहासकार हुए, वो मोहम्मद अमीन कज़विनी, जिन्होंने पादशाहनामा लिखा और इसमें शाहजहां के समय शासनकाल का प्रथम 10 वर्ष का इतिहास लिखा। कह सकते हैं कि 1628 ईस्वी से लेकर के 1637 ईस्वी तक का इतिहास कज़विनी ने लिखा। यहां तक क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, इसके बाद अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे कज़विनी के संदर्भ में थोड़ा सा। इसके बाद जो तीसरे जो सबसे बड़े इतिहासकार हुए शाहजहां के शासनकाल के, वो है अब्दुल हमीद लाहौरी, जो इन्होंने भी पादशाह नाम से ही अपने ग्रंथ को लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने भी पादशाह नाम से ही अपने ग्रंथ को लिखा। इसमें इन्होंने 1628 ईस्वी से लेकर के 1647 ईस्वी तक का इतिहास लिखा। इसके बाद जो चौथे इतिहासकार हुए शाहजहां के शासनकाल के, वो है मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस, इन्होंने भी पादशाह नाम से ही इतिहास को लिखा शाहजहां के समय का, जिसमें इन्होंने 1647 से लेकर के 1657 ईस्वी तक का इतिहास लिखा। अब आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। ओके, तो यहां तक का इतिहास इन 4 लोगों ने मिल करके लिखा। तो इन जो चारों का नाम बताने के पीछे जो मेरा मकसद है, वह यह है कि जब आप नेट का एग्जाम देते हैं, नेट जीआरएफ या पीसीएस का एग्जाम देते हैं किसी स्टेट का, तो वहां पर ये जब सवाल आ सकता है इस तरीके से कि कौन सा ऐसा इसमें इतिहासकार है
जो पादशाहनामा नाम से अपना ग्रंथ नहीं लिखा। या कौन सा इसमें से ऐसा इतिहासकार है जो शाहजहां के शासनकाल से संबंधित नहीं है? तो आपको यदि चारों इतिहासकार नहीं पता है तो आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही कठिन आ रहा है। वो इसी तरीके से नाम आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक नाम अगर केवल अब्दुल हमीद लाहौरी का जानेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। हाँ, जो बाकी एसएससी, जीडी और जो भी पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो चल जाएगा कि पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, उनके लिए चल जाएगा। लेकिन जो नेट जीआरएफ के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काम चलने वाला क्वेश्चन नहीं है अगर ऐसे तैयार कर। कहने का मतलब जो नेट जीआरएफ के विद्यार्थी उनको चारों तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं अभी और बात करूंगा। तो कजवीनी ने, अब हम बात करते हैं कि कजवीनी ने क्या इतिहास लिखा इसमें। अपने जो शाहजहां का शासनकाल का पादशाहनामा कजवीनी ने लिखा उसमें किन किन चीजों का वर्णन किया, ये थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो कजवीनी ने शाहजहां के काल का सबसे पहला सरकारी इतिहास है। जो कजवीनी ने इतिहास लिखा वह शाहजहां के शासनकाल का सबसे पहला सरकारी इतिहास है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये बात इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से बहुत से क्वेश्चन नेट जीआरएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हरिश्चंद्र वर्मा ने अपनी किताब में ये साफ साफ लिखा है कि शाहजहां के शासन काल का प्रथम सरकारी इतिहास या पहला सरकारी इतिहास कजवीनी ने लिखा पादशाहनामा के नाम से, जिसमें 8वें साल में कजवीनी को यह किताब लिखने का आदेश दिया गया और 20वें साल में उसने पहले 10 वर्ष का इतिहास लिख करके शाहजहां के सामने पेश किया। कहने का मतलब कजवीनी ने पहले वर्ष जैसे शाहजहां गद्दी पर बैठा उसी समय लिखना शुरुआत नहीं किया। लिखना शुरुआत उन्होंने शाहजहां के जब शासन काल के 8 साल बीत गए तब किया। और उन्होंने इसमें शाहजहां के प्रथम 10 साल का इतिहास इसमें लिखा। इस किताब को उन्होंने 3 भागों में लिखा। इस किताब को उन्होंने 3 भागों में लिखा, जिसमें इस किताब को कजवीनी ने 3 भागों में लिखा, जिसमें प्रथम भाग में शाहजहां के जन्म से लेकर के उसके राज्यारोहण तक का वर्णन किया है। कहने का मतलब जब से शाहजहां पैदा हुआ और जब वह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ या मुगल शासक बना तब तक का इतिहास है, सिंहासन रोहण तक का। दूसरे भाग में प्रथम 10 वर्ष में जो भी गतिविधियां होती हैं हुई या उसका उल्लेख है। तीसरे भाग में परिशिष्ट के रूप में जो धार्मिक विद्वान थे उस समय के, जो हकीम थे, कवि थे, मुल्ला थे, मौलवी थे, जो भी विद्वान थे उनके विषय में लिखा। कजवीनी के विषय में यह उल्लेख मिलता है कि कजवीनी आगे भी और 10 सालों का इतिहास शाहजहां का लिखना चाहते थे, लेकिन इनके जो दरबार में प्रतिद्वंदी थे या कह सकते हैं जो इनके विरोधी थे, उनसे ये इतना ज्यादा तंग हो गए कि इन्होंने इतिहास लिखने का जो 10 सालों का और इतिहास लिखने का निश्चय कर रखा था उसको इन्होंने त्याग दिया। त्याग क्या दिया कि जिस सरकारी पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी कजवीनी की इतिहास लेखन के पद पर, उस पद से इन्होंने त्याग दे दिया। और कजवीनी ने क्या किया, तो सर आवाज कट कट करके आ रही है। देखिए अब आवाज यदि और ज्यादा कट रही है तो इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि ये सर लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये वीडियो जो है YouTube पर भी मिल जाएगा तो उसमें पूरी आवाज रहेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास। ओके,
तो वहां से मेरे चैनल पे जाकर के भी हिस्ट्री बाय रामकुमार कन्वजिया BHU उस चैनल पर भी जाकर के आप सुन सकते हैं मुझे। ओके, और नोट्स भी हम भेज देंगे, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू करें। ओके, आवाज नहीं आ रही, फिर आगे करें। तो मैं क्या बता रहा था कि कज़विनी ने अपने इतिहास लेखन के पद पर से त्याग दे दिया और बाद में इनकी नियुक्ति गुप्तचर विभाग में कर दी गई। जब गुप्तचर विभाग में इनकी नियुक्ति हो गई तो इनके पास इतना काम रहता था कि फिर इतिहास लेखन के लिए इन्हें समय भी नहीं मिला और फिर ये आगे इतिहास भी नहीं लिख सके। इस तरह इनका इतिहास लेखन का कार्य छूट गया। उसके बाद शाहजहां ने फिर खोजबीन शुरू किया कि और कौन मेरा इतिहास लिख सकता है। तो पता चला कि पटना में एक व्यक्ति है अब्दुल हमीद लाहौरी, जो विद्वान हैं और अच्छा लिखते हैं, उनको बुलाया जाए। तो शाहजहां ने क्या किया कि उनको बुलवाया, लाहौरी को, अब्दुल हमीद लाहौरी को बुलवाया और उनसे अपना इतिहास लिखने की बात कही। लेकिन कहा कि मेरा इतिहास जब लिखिएगा तो जिस प्रकार की शैली अबुल फजल ने अकबरनामा ने प्रयोग की है उसी प्रकार से मेरा इतिहास लिखिएगा। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने हामी भरी और इतिहास लेखन का कार्य का जिम्मा ले लिया। लेकिन जब अब्दुल हमीद लाहौरी इतिहास लिखते हैं तो वो प्रयास तो करते हैं अबुल फजल की शैली में लिखने का, लेकिन वह लिख नहीं पाते हैं, उस तरीके से वाहवाही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि अबुल फजल धार्मिक होकर के बहुत ज्यादा इतिहास नहीं लिखता है, लेकिन जब अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं तो वह बहुत ज्यादा धर्म से प्रभावित होते हैं, एक प्रकार से धर्म से प्रभावित होकर के ही लिखते हैं। लाहौरी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में कहा जाता है कि कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह भी अबुल फजल के शिष्य थे, यह भी अबुल फजल के शिष्य थे। तो कज़विनी जब जब अब्दुल हमीद लाहौरी जब पादशाहनामा लिखते हैं तो ये क्या करते हैं कि यह भी शाहजहां के शुरुआती शासनकाल से लेकर के शाहजहां के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा में लिखते हैं। कहने का मतलब शाहजहां के शासनकाल की शुरुआत से लेकर के 20 वर्षों तक का इतिहास ये अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा में लिखते हैं। इसको भी इन्होंने 3 भागों में लिखा है, जिसके विषय में अभी हम और बात करते हैं। तो 3 भागों में इसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है पादशाहनामा, जो 20 सालों का इतिहास लिखा है। जो प्रथम भाग है, जो अब्दुल हमीद लाहौरी का प्रथम भाग है, उसमें सम्राट की क्या जन्म पत्री है उसको लिखते हैं, कैसे जन्म हुआ उसको लिखते हैं, तैमूर से लेकर के उसके पूर्वजों तक का संक्षिप्त उल्लेख करते हैं, शाहजहां कैसे गद्दी प्राप्त करता है उसके विषय में लिखते हैं। प्रथम जो 10 साल हैं
उसका क्रमवार वार्षिक वर्णन करते हैं प्रथम भाग में, और जुझार सिंह बुंदेला का जो विद्रोह होता है उसके विषय में लिखते हैं, खान जहां लोदी की मृत्यु के विषय में लिखते हैं, दक्षिण व गुजरात में जो अकाल या दुर्भिक्ष पड़ा उसके विषय में लिखते हैं, मुमताज महल की कैसे मृत्यु हुई उसके विषय में लिखते हैं। कहने का मतलब जो प्रथम भाग है उसमें राजनीतिक इतिहास की चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन सामाजिक इतिहास का भी वर्णन प्रथम भाग में मिलता है। बाहुल्य तो राजनीतिक इतिहास का है, लेकिन ऐसा नहीं कि और भी इतिहास नहीं मिलता है, सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास भी मिलता है। अब्दुल हमीद लाहौरी के पातशाहनामा के प्रथम भाग में जो सामाजिक इतिहास है उसमें जो नारसिकों हैं उनका कैसे विवाह होता है, शहजादा मोहम्मद शुजा का कैसे विवाह होता है, विवाह की कैसे तैयारी की जाती है, बारात कैसे प्रस्थान करती है, दुल्हन का दूल्हे के घर कैसे आगमन होता है, कैसे विवाह में उपहार दिए जाते हैं, किस प्रकार का और जो कार्यक्रम होता है उन सब का भी वर्णन प्रथम भाग में मिलता है। प्रथम भाग में ही एक और महत्वपूर्ण घटना की बात है कि शाहजहां ने जो तत्कालीन समय में बनारस में या इलाहाबाद के सूबास में मंदिर बन रहे थे उनके निर्माण को भी रोक दिया, और तो और इलाहाबाद के सूबा से यह सूचना भी प्राप्त होती है कि बनारस में करीब 76 मंदिर तोड़ दिए गए। खैर, मंदिर तोड़ना उस समय कोई नई परंपरा नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत से अनवरत चली आ रही एक प्रकार की प्रक्रिया थी, जिससे आप अच्छे से वाकिफ भी हैं कि जो भी शासक गद्दीसीन हुए उन सब ने अपने समय समय पर मंदिर मस्जिद तोड़े और बनवाते रहे। तो उनके अपने कारण थे, राजनीतिक भी थे, धार्मिक भी थे, जिस पर आपको विवाद भी दिखेगा। खैर, वो अलग विषय है। तो जो बनारस में मंदिर तोड़े जाते हैं या जो नए मंदिर बन रहे होते हैं उनका निर्माण रोका जाता है, इसका भी वर्णन प्रथम भाग में मिलता है। प्रथम भाग में ही एक जगह पर यह भी उल्लेख मिलता है कि 400 ईसाइयों को बंदी बनाया गया और उनसे कहा गया, शाहजहां ने अपने समय में 400 ईसाइयों को बंदी बनवाया। ये सैफ अली बनर्जी की किताब है, उसमें उल्लेख मिलता। और बंदी बनाया, उसके बाद उनसे कहा गया या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए या फिर मृत्यु को चुन लीजिए। कहने का मतलब दोनों में से एक को आपको चुनना होगा। तो जिसमें से बहुत से ऐसे ईसाई थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। इसी किताब में के प्रथम भाग में लाहौरी एक और बात का उल्लेख करता है। वो कहता है कि शरीयत का पालन किए बिना, अब्दुल हमीद लाहौरी प्रथम भाग में ही लिखता है कि शरीयत का पालन किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। द्वितीय,
सरकार के स्थायित्व का आधार राजा द्वारा प्रेरित और भय है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह भी जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, यह भी शरीयत को बहुत ज्यादा तवज्जो प्रदान करते हैं, या इस्लामिक जो भी ग्रंथ है उनको महत्व प्रदान करते हैं और बादशाह को भी सर्वोपरि मानते हैं। इसी भाग में लाहौरी ने दुर्ग और किला होते थे उनका भी विस्तृत वर्णन किया है। जैसे वो जो दौलताबाद का दुर्ग था उसके विषय में इन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। एक और महत्वपूर्ण वर्णन इस भाग में मिलता है, वह है शाहजहां के शासनकाल में बना तख्ते ताउस। नाम सुने आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस। क्या था तख्ते ताउस? रतन जड़ित सिंहासन जिसपे शाहजहां बैठता था, उसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ओके। यस सर। और इसे मयूर सिंहासन के नाम से और इसे मयूरासन भी कहा जाता था। ओके। और कोई बैठ सर जो दीवार आदिल शाह लूट ले जाता है, आदिल शाह लूट ले जाता है। गर्मी के मौसम से। अच्छा, अंतिम रूप सर में दिल्ली कौन में लाल ताउस उठा ले गया? हिंदुस्तान से नादिर शाह। नादिर शाह सर, नादिर शाह। यस सर। हाँ, तेज बोलिए थोड़ा। देखो, अगर मैं लाइब्रेरी में है। हम बीच बीच में इस लिए पूछने का प्रयास करते हैं क्योंकि ताकि आपको ये पता, मुझे भी पता चलता रहे कि बेसिक जानकारी आपको है। तो जो तख्ते ताउस था, कैसे वह बना, कितने सालों में बना, इसका विस्तृत वर्णन भी प्रथम भाग में है। इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं ये कोटेशन टाइप का कि क्या चीजें हैं। शाही तख्त की लंबाई 3 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज रखी गई। प्रत्येक स्तंभ पर रत्न जड़ित 2 मोर बनाने थे और 2 मोरों के बीच में एक वृक्ष लालों, हीरों, पन्नों और मोतियों का बनाना था। यह राज सिंहासन 7 वर्ष में बना था और इस पर 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। आगरा वापस आने पर सम्राट ने दरबार लगाया और प्रथम बार इस राज सिंहासन पर बैठा। देखो, ये बात मैं इसलिए ये चीजें पढ़ने का प्रयास किया कि कितने मोर बनाने थे, 2 मोर बनाने थे। ठीक है, प्रथम बार बादशाह इस राज सिंहासन पर कहाँ बैठा? आगरा के दरबार में बैठा। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखो नया नया क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट किया जाता है तो नेट जीआरएफ के एग्जाम में, तो अब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि तख्ते ताउस किस शासक से संबंधित है, वो थोड़ा घुमा फिरा करके कोटेशन टाइप में पूछा जाता है सवाल। तो वैसे भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मेरा यह बताने का यह कोटेशन पढ़ने का मकसद था। ओके, तो इन चीजों का वर्णन प्रथम भाग में मिलता है। जो दूसरा भाग है इसमें पाशानामा का, अब्दुल हमीद लाहौरी के पाशानामा का जो दूसरा भाग है, उसमें शाहजहां के 11वें वर्ष से लेकर के 20वें वर्ष तक का क्रमबद्ध इतिहास
लिखा गया है। कहने का मतलब पहले जो प्रथम भाग है उसमें पहले साल से लेकर प्रथम 10 वर्ष तक का इतिहास, जो दूसरा भाग है उसमें 11 वर्ष से लेकर के 20वें वर्ष तक का इतिहास, अर्थात 10-10 वर्ष का इतिहास प्रथम और दूसरे भाग में। जो दूसरा भाग है उसमें भी प्रमुख रूप से राजनीतिक इतिहास ही है। ये जो किताब ही एक प्रकार से वह राजनीतिक इतिहास उसमें ज्यादा है। इसमें भी जो बुंदेलों का विद्रोह होता है उसके विषय में उल्लेख मिलता है। मुगल दरबार में क्या गायन होता था, कैसे संगीत का प्रचलन था, उसके विषय में उल्लेख है। कंधार अभियान के विषय में उल्लेख है। दरबार का हाल के विषय में वर्णन मिलता है। बादशाह काबुल जाता है उसके विषय में उल्लेख है। बादशाह का लाहौर आना, शहजादा औरंगजेब को गुजरात की सूबेदारी, बादशाह का कश्मीर जाना, दारा सिखों को इलाहाबाद का सूबा प्रदान करना इत्यादि, मतलब बहुत सी बातों का उल्लेख मिलता है राजनीतिक घटनाओं का। संगीत के विषय में उल्लेख मिलता है। संगीत के विषय में यहाँ पर एक बात आई है कि कुछ संगीत ऐसे हैं कि लोग उसका संगीत का तो अर्थ नहीं समझते हैं कि किस, जैसे कन्नड़ भाषा का संगीत जब इधर उत्तर भारत में बजता है तो वो लोग उसका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन उसके संगीत से मनोरंजन करते हैं। तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो जो किन किन संगीत का निर्माण किया, जैसे ख्याल गायकी और जो भी कौल था, गजल था, जिसका उसे निर्माता के रूप में जाना जाता है, उसके विषय में भी इन्होंने लिखा है इसी भाग में। जो इस ग्रंथ का अंतिम भाग है, तीसरा भाग है, इसमें खास करके दरबारी पदाधिकारियों के विषय में उल्लेख है और 9000 के जो मनसबदार होते थे उनसे लेकर के जो 500 तक के मनसबदार थे उनकी सूची इसमें दी गई है विस्तार से। प्रसिद्ध शेखों के विषय में लिखा गया है, विद्वानों के विषय में लिखा गया है, शाही परिवार में कौन कौन से लोग हैं, शाही कौन कौन से पदाधिकारी हैं, परिवार में कौन कौन से और लोग हैं उनके विषय में वर्णन है, कैसे बादशाह को उपहार मिलता है, सम्मान मिलता है, कैसे बादशाह किसी को उपाधि प्रदान करता है, यह सब वर्णन अंतिम भाग अर्थात तीसरे भाग में मिलता है। डिटेल बहुत ज्यादा है, देखो सभी को बता पाना संभव नहीं होता है, इसलिए संक्षिप्त में कुछ चीजें बताने का प्रयास हम करते हैं। तो कॉपी जो शैली थी वो कॉपी करने का प्रयास इन्होंने अबुल फजल से किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए उस दिशा में। फिर ये अपनी ही शैली में इन्होंने लिखा। प्रथम भाग इन्होंने कजवीनी को, जो अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने प्रथम भाग कजवीनी को ही पूरी तरीके से आधार बना करके लिखा, लेकिन उनकी प्रशंसा कजवीनी की इन्होंने नहीं किया और उनके विषय में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं किया कि मैंने आपसे कॉपी करके लिखा है कजवीनी से, ऐसा वर्णन इन्होंने नहीं बताया। ईमानदारी, इस संदर्भ में इन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई। फिर आगे का इतिहास इनके लिए लिख पाना संभव नहीं होता है और 29 अगस्त 1654 ईस्वी को अब्दुल हमीद लाहौरी की मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती तो इन्हीं के एक शिष्य थे मोहम्मद वारिस। तो आगे का इतिहास जो शाहजहां के शासन काल का आगे का इतिहास है वो मोहम्मद वारिस ही लिखने का काम करते हैं, जब तक कि शाहजहां जेल में कैदी के रूप में बंद नहीं हो जाता है, तब तक का इतिहास मोहम्मद वारिस लिखते हैं।
मोहम्मद वारिस का पातशाहनामा लाहौरी के काम को पूरा करने के लिए एक प्रकार से लिखा गया। मोहम्मद वारिस लाहौरी के शागिर्द और सहायक थे। उसने अपनी किताब शाहजहां के 21वें साल से शुरू की और 30वें साल पर खत्म कर दी। तो इस तरीके से पातशाहनामा को किन किन इतिहासकारों ने लिखा, उसमें क्या क्या लिखा, यह कंप्लीट होता है। एक और शाहजहां के समय में महत्वपूर्ण किताब लिखी गई, उसका भी मैं नाम बता देता हूं क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक लेखक हैं मोहम्मद सालेह। एक मिनट, मोहम्मद सालेह। तो मोहम्मद जो सालेह हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अमल ए सालेह। तो इसमें भी ये हिंदी और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, शायर भी थे। इन्होंने भी शाहजहां का शासनकाल का इतिहास लिखा। तो ये किताब का नाम पूछा जा सकता है कि यह किताब किसके शासनकाल से संबंधित है। यह अमल ए साले नामक किताब किस इतिहासकार ने लिखी, तो आपको नाम ध्यान रखना है, किसके शासनकाल में लिखी गई, किसका इतिहास इसमें लिखा है, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि जब 4 शासकों का इतिहास आएगा तो उसमें भी इस तरीके के नाम आ जाते हैं। तो ये क्लास इस तरीके से मुझे लगता है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद यदि कोई आपका प्रश्न है तो उसे आप पूछ सकते हैं, और यदि आपकी किसी अन्य प्रकार की भी जिज्ञासा है तो उसको आप